बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा बार बार अपने कान को खुजाता रहता है, इरिटेट होता है और कई बार तो बड़ा खींच खींच करके बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, रोता भी रहता है और बार बार उसका हाथ कान के ऊपर जाता है। तो हम क्या करें, इसका क्या रीज़न हो सकता है? कहीं कुछ उसको इन्फेक्शन तो नहीं है या कुछ गंदी आदतें तो नहीं हैं? सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यूँ तो कोई भी चीज़ें, आपके शरीर का कोई भी अंग है, जिस तरह से आपका अंग कई बार खुजली होता है, कई बार उसमें इचिंग अगर आपको फील होती है, कोई भी अंग हो आपके, तो आप उसमें खुजली आप करते ही करते हैं। लेकिन बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा इच कर रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो उन परेशानियों की वजह है सबसे नंबर वन क्या, कि मोस्टली महिलाएं क्या करती हैं कि धीरे धीरे जब उनकी आदतें बन जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग को हाथ में लेके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, बल्कि वो सोचती हैं कि लेटे लेटे ही पिलाऊं ताकि मैं खुद भी सो जाऊं और बच्चा भी सो जाए। लेकिन ऐसे केस में आपने देखा होगा कि कई बार बच्चा जब मुंह से जब दूध पी रहा होता है तो उसके गले में मिल्क ना जाने के अलावा कानों के पास भी मिल्क की कुछ बूंदें या कुछ ट्रेसेस वहाँ पर चली जाती हैं। तो होता क्या है कि बच्चे को काफ़ी इरिटेशन होती है और लॉन्ग टर्म पे जब बच्चे को इस तरह से कान में उसके दूध जा रहा है तो उसको बाद में पस निकलने की या कान बहने की समस्या भी देखी जाती है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि जब भी अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो बच्चे का सर हल्का सा लिफ्ट कर ले, चाहे तो हाथ पे लेके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या तो आप बच्चे को थोड़ी सी ऊंची जगह, जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे को यहाँ पर अगर अपने घुटनों के पास रख लिया, गोद में रख लिया, तब भी आप बच्चे को पिला सकते हैं, लेकिन उसके सर को हल्का सा आपको लिफ्ट करना है अपने हाथों की सहायता से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप उसको स्नान करा रहे हैं या फिर फ्रिक्वेंट, अभी तो गर्मियों का सीज़न है तो आप डेली स्नान करा रहे होंगे बच्चे को, तो बच्चे को अगर कभी भी नहाते वक्त अगर हल्की फुल्की कान में अगर पानी चली जाती है, उसके साबुन के झाग वगैरह रह जाते हैं, उससे भी बच्चा इरिटेट होके बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने कान खुजाने लगता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप नहा रहे हैं और आपके कान में अगर साबुन चला जाता है तो आपको जितनी इरिटेशन होती है वही सिमिलर इरिटेशन बच्चे को भी फील होती है और इनफैक्ट बच्चे को वो चीज़ें ज़्यादा महसूस हो सकती हैं क्योंकि उसके सारे अंग काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट हैं। तो ऐसे केस में आपको अच्छी तरह से बेबी को वाइप आउट करना चाहिए। अगर हल्की फुल्की बूंद चली भी जाती है तो अच्छी तरह से उसको, जैसे तौलिए वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ करके, जो पतला तौलिया होता है उसे साफ़ करके बच्चे को ड्राई करना चाहिए, जहाँ पर उसको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपने देखा होगा तीसरा रीज़न, कि बच्चे को जब सर्दियाँ लग जाती हैं, उसके गले में जब बलगम आता है तो उसके नाक ही नहीं बल्कि कान वगैरह भी सुन्न हो जाते हैं, थोड़ा भरा भरा सा लगता है, उसके कफ जमा हो जाती है, बलगम जमा हो जाती है। ऐसे केस में बच्चा कान को खुजाता है। नाक से तो उसको अगर रनी नोज़ हो रही है, नाक से अगर स्टिफनेस है, उसके साथ ही साथ कान में भी आपको देखना चाहिए कि कान से भी आपको बच्चे को परेशानी हो रही है। तो ऐसे केस में एक सटीक सा उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ कि पहले हल्का स्टीम, आपको बहुत ज़्यादा स्टीम में बच्चे को नहीं रखना है, हल्का स्टीम कर लीजिए और बच्चे को उस स्टीम से जैसे थोड़ा सा हल्का दूर करके उसके अगर भाप को अगर आप लेते हैं, बच्चे को दिलाते हैं वो भाप, तो उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि बच्चे के कान के पास या नोज़ में, गले में जो बलगम जमा हुई है वो धीरे धीरे मेल्ट आउट करके वो पिघल पिघल के निकलने लगेगी। और ये कई बार इसका एक रामबाण उपाय ये भी होता है कि आप बच्चे को बेबी रब लगा सकते हैं या कपूर जो होती है, कपूर को अच्छी तरह से हाथ में मिक्स कर लीजिए और नारियल तेल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद या सरसों तेल में मिक्स करने के बाद बच्चे के गले में, कान के पीछे आप लगा लीजिए। आप देखिएगा कि बलगम से बहुत हद तक राहत मिलेगी। लेकिन जो स्टीम वाली बातें मैंने बोली थी, इसको बहुत ही कॉशन द्वारा, याद रखिएगा, कॉशन द्वारा आपको अच्छी तरह से बच्चे को परफॉर्म करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पतीली कोई ले ली, उसमें जैसे कि पानी अच्छी तरह से वहाँ स्टीम हो रहा है, तो उसको दूर से ही बच्चे को इस तरह से करना है ताकि बच्चे को स्टीम भी जाती रहे। लेकिन प्रॉपर जिस तरह से हम लोग स्टीम ले रहे हैं, अच्छी तरह से तौलिया वगैरह को ढक के, वैसी गलती आपको नहीं करनी है। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आपकी स्किन अलग है, बच्चे की स्किन अलग है, बच्चे की स्किन में जलन हो सकती है बहुत जल्दी। तो आप
आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि इस बात को आप अच्छी तरह से परफॉर्म अगर करना चाहते हैं तो करेंगे। बाकी इसके अदर भी जो है मेथड्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर लें, या इसको बेहतर होगा कि आप इसको छोड़ ही दीजिए, आप डॉक्टर की सहायता लीजिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बलगम हो रही है तो डॉक्टर आपको ऐसी झटपट दवाइयाँ देने वाले हैं जिससे बच्चे की जो कफ है, बलगम है, वो निकल जाएगी और पॉटी के द्वारा जो कफ बलगम होती है वो रिलीज़ हो जाती है। या जैसे बच्चा छिछड़ी पॉटी करता है, जैसे कफ वाली पॉटी करता है, उस टाइम पे भी आप समझ जाइएगा कि बच्चे के शरीर से कफ रिलीज़ हो रही है, आउट हो रहा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि बच्चे को स्टीम से बचा लीजिएगा। अगर आप दिला सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, पहली बार माँ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है, तो आप प्लीज़ इसको आप अवॉइड ही करें। आप जो कपूर वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी या अजवाइन की पोटली मैंने बताई है अपने दूसरे वीडियोज़ में, उनकी वीडियोज़ की लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर रही हूँ, तो आप उन सारे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चे की कफ को, गले की जो घरघराहट है, अगर कान में स्टिफनेस है, उसको सबको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर है कि मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा और अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब फोर्थ कारण ये भी हो सकता है कि जब अगर आप बच्चे की स्नान वगैरह करते हैं, मालिश करते हैं, तो कई बार ये कान का पीछे का जो पोर्शन होता है वो अनटच्ड रह जाता है, अननोटिस्ड रह जाता है। तो कई बार आप देखिएगा कि वहाँ पर एक हल्का सा इन्फेक्शन या आपको ऐसे लगेगा कि ब्लैकिश एक धार सी लगेगी, तो वो भी कई बार बच्चे को इरिटेट करती है। क्योंकि अगर आप देखिए कि आपके स्किन का कोई भी पार्ट है जो कि फोल्ड हुआ है, जैसे मान लीजिए कि क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये केहूनी यहाँ पर जैसे फोल्डेड है स्किन, बच्चे की तो स्किन और भी ज़्यादा फोल्डेड है, वो इतना हाथ पैर खुला करके नहीं चल रहा, अभी उसकी सब स्किन दबी दबी है। तो जो पोर्शन स्किन टू स्किन अगर सटी हुई है, जैसे ये कान का जो पोर्शन है ये पीछे उसकी चिपकी हुई है, तो वहाँ इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें पानी ट्रैप हो रहा है, उसमें पाउडर भी लग रहा है, या कुछ ना कुछ चीज़ें अगर गंदगी जा रही है और बिल्कुल उसके बाद उसकी क्लीनिंग नहीं हुई है। जैसे कई बार हम तेल तो लगा दिए, बच्चे को मालिश कर लिया, तेल लगा दिया, लेकिन वहाँ पर आपने क्लियर ही नहीं किया, उसको साफ़ ही नहीं किया, तो धीरे धीरे गंदगी के रूप में वो जमा हो जाएगी। तो आप देखिएगा कि बच्चे की वहाँ स्किन भी कटी फटी सी आपको लगेगी। तो इस केस में आपको रैश क्रीम लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बच्चे को अच्छी तरह से, जैसे मान लीजिए आप उसको ऐसे ही बस सूखा सूखा, बच्चे को नेल वगैरह से छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बच्चे की स्किन और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप बच्चे को हल्की सी वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें और उसको थोड़ा सा गीला होने दें। जब ये गीला हो जाएगा, जब वो थोड़ा सा बस छूटने लगेगा, तो हल्के हाथों से आपको कपड़े की या कॉटन की सहायता से गीले, जैसे कि आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें कॉटन को डिप कर लीजिए, उससे भी आप बच्चे की ईयर को साफ़ कर सकते हैं। हालांकि नाक को, आँख को और ईयर को साफ़ करने का एक सेपरेटली मैंने तरीका बताया है, जो कि एंड स्क्रीन पे वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको समझ पाए कि बच्चे के कान को कैसे साफ़ करना है। कई बार वहाँ पर गंदगी जमा होने की वजह से भी बच्चा बार बार उसको खुजलाता है, उसको दिक्कतें होती हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि ये कारण इसके हो सकते हैं और उसको निवारण क्या करना है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, लंबे समय तक चलती आ रही है, या कुछ बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, या बच्चे को कुछ कान में इन्फेक्शन है, अगर कान ज़्यादा बह रहा है, तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जो कि डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी एक परफेक्ट डोज होती है, एक लिक्विड होती है जिसको आपको बनाना पड़ता है, उसमें जो डिस्टिल्ड वाटर दी जाती है उसमें बनाया जाता है, और उसको प्रॉपरली उसके डोज होते हैं 3 दिन या 5 दिन के एंटीबायोटिक के डोजेज होते हैं, जिसके बाद बच्चे के कान का बहना और कान की इरिटेशन दूर हो जाती है। तो एक बार बच्चे की हियरिंग भी चेक करा लीजिएगा, साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ये भी चेक करा लीजिएगा। लेकिन फिफ्थ एक ऐसा रीज़न है जिसको आप कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि छोटी मोटी, अगर मान लीजिए कि कुछ मच्छर या मक्खी भी अगर जा रही है तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि बच्चे को कोई ऐसे, जैसे कि छोटे मोटे कीड़े फतंगे बच्चे के आसपास ना भटके, उससे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो जब ये कई बार आपने देखा नहीं और मक्खी आके यहाँ पर बैठी तो उसको खुजली आएगी, तो बच्चा बार बार उसको कान को खुजलाएगा। तो ये सब बेसिक एक रीजंस होते हैं मैंने जिसके बारे में बताया, और क्या क्या उपाय हैं ये भी मैंने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर सलाह लें, ताकि आपके बच्चे का सवाल है, आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।